Okay, good morning to all of you. And we had our introductory discussion over strategic management and economics in the last lecture. One thing to understand from strategic management was it is a routine decision or a situational decision. Strategy is a routine decision or a situational decision. A situational decision keeping into mind the facts and circumstances of the case. So whenever you try to understand and create a position in the market कि आप चाहते हो कि मैं परिस्थितियों को बदल कर और समझ कर उसके हिसाब से काम करूं, ये कंडक्ट इसलिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है लाइफ में बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट इज इवॉल्विंग, इट इज डायनामिक, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द बिजनेस मॉडल अलॉट. बाकी सबकी छोड़ो, द कोचिंग इंडस्ट्री हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन लास्ट 2 years of COVID. Today, the number of students sitting live vis-a-vis the sitting at home are equal, or sometimes online they are more. Sometimes even if you are not feeling well, you say, okay, I'll log in from Zoom and at least attend my class from home. So the model has undergone a change. आप believe नहीं करोगे, all the Allens, all the resonances, all the Bansals and everywhere in Kota, the setup and the hostel जो पहले छोटा लगता था, now looks like a white elephant. इतने बड़े सेटअप को चलाना फॉर अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ चैलेंज. टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड, लेक्चर्स कैन बी व्यूड, व्यूज कैन बी कंट्रोल्ड. This technology is not nowhere James Bond technology now. This is normal. Right now I can record a lecture over a Zoom and then I can transfer that Zoom lecture with a validity period and expiry date without allowing you to download. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आज से 3 साल पहले? मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई और मिसयूज ना कर ले. अब नहीं कर सकता. तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, तो उससे संभावनाएं बहुत बढ़ गई. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट ऑन टू द इकोनॉमिक्स फॉर CACS ऐप. इट हैज गॉन टू लाइक मोर देन 10,000 डाउनलोड्स नाउ. एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इज इट इज अलाउइंग पीपल टू गिव टेस्ट टुडे एंड टुमारो. व्हेन द स्टूडेंट्स विच विल बी गिविंग टेस्ट्स, द स्टूडेंट एंटरिंग टुमारो इन द एग्जाम फॉर CA फाउंडेशन has given 120 tests of economics and business commercial knowledge. अब अगर उसने एक बार भी ढंग से दिए होंगे 120 टेस्ट, he is bound to get good marks. So rather than a personal excellence, the system became better. This is how you scale your businesses. This is how you build your businesses. Now this is very much needed now. When you talk about Falguni Nayar from Nykaa, उसने 50 की उम्र के बाद बिजनेस स्टार्ट किया है. इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, शी वाज वर्किंग इन अ MNC. शी वाज वन ऑफ द डायरेक्टर एंड देन शी डिसाइडेड, ओके बॉस ट्राई करते. अच्छा, उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है? मतलब अगर आप देखोगे तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो पहले भी बिकते थे, अभी भी बिकते. करा क्या है उसने बेसिकली? इतना सोचो जरा. व्हाट एग्जैक्टली शी हैज डन? Has she developed her own range of Nykaa products or either she was aggregator in the beginning? वहां पे लैक्मे भी बिकेगा, मेबेलिन बिकेगा, रेवलॉन बिकेगा, सारे बिकेंगे. बट उसने क्या करा समझना आप. हाँ, लाइक फ्लिपकार्ट डिड अ वेरी स्मार्ट थिंग कि मैं मिंत्रा को अलग ही रखूंगा, क्योंकि मिंत्रा नाम अब आपके दिमाग में छप चुका है. कपड़े चाहिए तो मिंत्रा पे लॉग इन करो. ऐसा होता है ना, कपड़े चाहिए तो कपड़ा बाजार जाओ. अब वो बाजार कौन है? मिंत्रा. वो यहाँ है और फोन में. तो सिमिलरली नायका ने बोला कि यार ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए इतना बड़ा सुपर मार्केट में. अब आप बच्चियों से मैं पूछता हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ नेल पेंट और फॉर अ मस्कारा और फॉर अ मॉइस्चराइजर, वुड यू लाइक टू गो टू अ बिग बाजार और अ फ्लिपकार्ट? इतनी जगह में ढूंढ के एक जगह ढूंढने की जगह डायरेक्ट चाहिए ना. दैट्स द लॉजिक. सो नायका बिल्ट अप ऑन दैट. हाँ, एक बार नायका बिल्डअप हुआ तो क्या सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट बेचने से काम चलेगा या फिर खुद की प्रोडक्ट रेंज भी लेके आए? अब आप समझो, दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजिक कंडक्ट इज ऑल अबाउट. तो दिस ओवरऑल डिस्कशंस व्हिच वी आर हैविंग इज अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं, बेसिक मैनेजमेंट से ऊपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहाँ जाता है, उन सब बातों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले. आपको मेरे साथ एक बुक पढ़नी पड़ेगी और बुक के साथ साथ हम स्टडी मटेरियल को भी बाइबलिकल तौर पे पढ़ेंगे. मैंने जो आपकी किताब बनाई है वो स्टडी मटेरियल को बेस बना के बनाई है. इस बात के लिए आप निश्चिंत रहना. डे 1 में क्लियर कर देता हूं. ऐसा लगता है ना सर आपने एक बुक दी है, फिर हमारे पास मॉड्यूल भी है,
आप रियलाइज करोगे मैंने आप ही के मॉड्यूल को एक बेटर वर्जन के साथ तैयार किया है। और एक एडवांटेज आपको मेरी बुक में मिल जाएगा, और वो एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि मैंने हर टॉपिक खत्म होने के साथ, हर टॉपिक के खत्म होने के साथ ही वहीं के वहीं क्वेश्चंस डाल दिए। जैसे एक चैप्टर अगर होता ना बेटा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ क्या होगा, एक चैप्टर के अंदर 6-7 टॉपिक है, अगर तो चैप्टर का टॉपिक 1 खत्म हुआ तो टॉपिक 1 में अभी तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए वहीं के वहीं डाल दिए। तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, वहीं के वहीं पता चल जाता कि ये अभी तक एग्जाम में उसने पूछा कैसे है, एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। वो क्या होता है, इमीडिएटली पता चलता जाता है कि करना कैसे है, मतलब वो पूछेगा कैसे। मैंने उस दिन भी बता दिया था 30% इज एमसीक्यूज, पर वो किस तरीके से पूछते हुए आज और क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बाकी 35 मार्क्स इज थियोरी। उस थियोरी में भी वो रटा रटाया चलने वाले नहीं है, ठीक है। तो इफ यू गो ऑन इट एंड देन आफ्टर एवरी चैप्टर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड सर्टेन एमसीक्यूज ऑल्सो। ये देखें आप, अगर एक चैप्टर खत्म होता है, मैंने ना काफी खुलकर पिक्चर्स इमेजेस यूज किए हैं। कहीं तो सुकून मिले मेरे बच्चों को सेक्शन, सब सेक्शन और कैलकुलेशन से। हाँ, वो थैंक यू तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखना है कि वो मेनली पढ़ाने के लिए ये सब कुछ है ना। ये देखो, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे मेरा 10 पेज पर, तो वहीं के वहीं क्वेश्चंस आ गए, करेक्ट इनकरेक्ट। और ये मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब एक टॉपिक, अगर एक चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक है तो हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट करके बच्चे को अभी से तैयार कर दो आप। सो दिस इज व्हाट वी विल डू, एंड देन आप इसके बाद पीछे जाएंगे तो आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज आखिरी तक मत टालना इन चीजों। हाथों हाथ निपटाते चलोगे तो ही होगा, नहीं तो निपट जाओगे। मैं पहले दिन ही बोला, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, नाइस टू टॉक, गुड टू डिस्कस, डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड टफ टू राइट। सो टफ टू राइट जीतना है अपने को आखिरी में, एंड दैट कैन बी डन बाय ओनली वन वे, बाय राइटिंग प्रैक्टिस। सो एमसीक्यूज विल बी देयर बेटा। एंड एमसीक्यूज के बाद मैंने आगे होके आपके नोट्स में, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने इवन वो भी किया है, एक आध क्रॉसवर्ड भी डाला होगा। देखो, क्रॉसवर्ड पजल भी है नोट्स में। हर चैप्टर के 2 क्रॉसवर्ड पजल बनाए मैंने। वो 2 क्रॉसवर्ड पजल क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स को याद करना जो रहता है ना, वो कीवर्ड्स जल्दी याद हो जाएंगे आप। तो अब सिंपल सी बात बोलूं तो, इफ यू फॉलो व्हाट हैज बीन गिवन, यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग। एवरेज 5 से 10, 4-5 पेज पढ़ने को रहेंगे रोज के पास। पढ़ने को, याद करने को नहीं, पढ़ना है। और इसके साथ साथ क्या होगा, मैंने पूरा का पूरा एक समराइज्ड स्लाइड्स भी बना रखे, रिवीजन स्लाइड्स आपके। तो जो फाउंडेशन वाले हैं को ये पूरा सिस्टम पता है, मैं आपको रिवीजन का पूरा वर्जन देता हूँ, वो भी एक बार बता देता हूँ। ये स्लाइड्स भी रहेंगे आपके पास। भूल गया सिर्फ से 160 स्लाइड्स हैं। ये अब देखो, आप मैंने आपको अभी, जैसे आप उठाना आपका पेज नंबर 10 नोट्स का, आप पेज नंबर 10 जाइए आपके नोट्स में। 10 पर ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा आ गया हो बेटा, एक मिनट, 10 नहीं सॉरी, और आ गया हो, और आ गया हो। ये डायग्राम कहां दिख रहा है? ये रहा पेज नंबर 14 पर है इधर पेज नंबर 14 अगर आप देखोगे तो डायग्राम दिखेगा आपको वहां पर। और उस डायग्राम के इर्द गिर्द जो सब लिखा है वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन रिवीजन के टाइम आपको इतने पे ध्यान देना है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ? कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी फुल, आमने सामने बैठ के ड्यूरिंग द क्लास, फ्रॉम योर मॉड्यूल, मॉड्यूल का सिंप्लीफाइड वर्जन, बुक, और बुक के बाद रिवीजन स्लाइड्स, प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज, एज वेल एज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड क्रॉसवर्ड्स।
So if you follow the process, it will work. रातों रात नहीं हो सकता. जो यूट्यूब पर था ना सीए पास करें 15 दिन में, वो पता नहीं कैसे करवाते. 7 दिन का आ गया क्या वीडियो? अच्छा वो तो 1.5 दिन में भी कर देंगे आपको. नहीं मैं देखो अब आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट कि ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी. अब आप एक बार बताओ, एक स्लाइड को पढ़ने में रिवीजन टाइम्स में एक स्लाइड पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आपको सोच के तरह ईमानदारी से बताओ. इफ यू वांट टू रीड दिस स्लाइड, हाउ मच आवर्स यू नीड टू रीड वन स्लाइड? इट्स 1 मिनट. एक स्लाइड पढ़ने का 1 मिनट है. 2 मिनट भी मानोगे ना, अगर 2 मिनट भी मान लो तो टोटल 160 स्लाइड्स बनाई है मैंने, तो 320 मिनट. और 320 मिनट एक साथ क्यों करना हमको? हम तो आपके पास ये सब ऐप में रहेगा. आपको जब चाहिए तो थोड़ा इंस्टाग्राम को साइड में रखकर आप किसी दिन इसको ऐसे ऐसे कर लेना ना. आई टेल यू हाउ टू स्टील टाइम. थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी समझ लो बच्चों, बिकॉज स्मार्ट स्टडी इज वेरी मच नीडेड फॉर सीए. स्मार्ट स्टडी का फंडा और यही स्ट्रैटेजी है, इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है. दिस इज हाउ यू बिकम बेटर देन अदर्स. स्मार्ट स्टडी क्या है? आप जब ट्रांजिट टाइम होता है ना टीचर्स का, जैसे एक गया दूसरा आया, सो अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स टाइम इज देयर जनरली. सो 10 मिनट टाइम में व्हाट वी डू, वी स्क्रॉल रील्स, जनरली वी डू समथिंग और द अदर. जस्ट ओपन इट अप. और जब आप खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो या कुछ भी करते करते साइड में से देखते जाने में क्या हर्ज हो रहा है आपने? कुछ व्हाट इज द रॉन्ग थिंग इन दैट कि अगर हम ब्राउजिंग इट, क्योंकि क्या होता है हमको इन शब्दों से करनी है दोस्ती, और ये शब्द पहली बार में हमको क्लिक नहीं होते हैं दिमाग में. When I tell you that there is a diversification, there is a conglomerate thing or something like that, तो आप बोलते हो हाँ सर सुनने में अच्छे लगे, याद तो हो. So how do you become friends with these words? The more you see them, the easier they are. तो चैलेंज पहले क्या था? इतनी मोटी किताब कौन खोले? अब टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? आपको आसानी से चीज दे रही है सामने, बस आपको करना क्या है? ब्राउज. So please steal these 10 minutes rather than 2 hours directly. That's one. स्मार्ट स्टडी को लेकर एक बात और बोल देता हूं मैं. आप प्रैक्टिकल्स काफी सारा पढ़ ही रहे हो और पढ़ ही चुके हो. एक रिक्वेस्ट करता हूं जिससे काफी फर्क पड़ता है. आप जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ते हो, जैसे सर आपके साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराते हैं. अब एक चैप्टर आपने जब पढ़ लिया तो उसमें 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं. वो सारे एडजस्टमेंट्स लेके बैठता है एक ही क्वेश्चन, और वो कर लो तो सब कुछ हो जाता है. हम लोग क्या करते थे, ये मैंने फाइनल में फेल होने पर सीखा था. फाउंडेशन इंटर में तो मैं पास हो गया था तो दिक्कत नहीं. फेल जब हुआ मैं तो मैंने रियलाइज करा हाउ आर पीपल डूइंग थिंग्स. सो देन आई लर्नड. अब जैसे एक चैप्टर कर तो 15-20 क्वेश्चन करें या 25 क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन के अंदर एक आध खास बात होती है, 1 या 2 ही खास होती है. अब तुमको अगर सिंगल एंट्री खेल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, हाँ सिंगल एंट्री कर रहे हो तो अगर तुमको डेटर्स में क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर है तो वो सेल्स है, और डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर है तो वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है. अब ये तुमने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बार बार इसी क्वेश्चन को करके क्या होगा? हर क्वेश्चन की एक खास बात होती है. आप क्या करो, अगर आपकी एक ऐसी कॉपी या ऐसा कोई बुक हो साइड में जिसमें आप हर क्वेश्चन की जो खास बात है उसे अपनी भाषा में लिख लो 2-3 लाइंस में. So what will happen after 20 questions? You have 20 paragraphs, small छोटा paragraphs. For example, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सिंगल एंट्री का, मैं कैसा लिखूंगा अपनी खुद की भाषा में? अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड का है तो वो क्रेडिट सेल्स है. अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड का है तो जनरली वो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है. Why do I need to put my effort again next time to do a question to understand this? आज पार्टनरशिप के एडजस्टमेंट्स में 2-4 चीजें होती. पार्टनरशिप है कि निकल गया? डिसोल्यूशन है. तो डिसोल्यूशन में क्या है? परचेज कंसिडरेशन से कैसे निकालते हैं उसमें ध्यान रखना कि इसको कैसे लेना, इसको कैसे लेना. इमेजिन the amount of hours which you put to do your subject for the first time or a chapter for the first time vis-a-vis the amount of time you need to revise the whole chapter in a speed. हर बार टी शेप बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. ये सब अभी से तैयार करोगे तो आखिरी के 16 दिन मैनेज होंगे. होता क्या है, हल्ले हल्ले में सब पहुंच तो जाते हैं वहां तक, और वहां जाके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं. आखिरी के 16 दिन में रिवीजन कैसे लेना है,
तो उसका मटेरियल लास्ट डे बनेगा या अभी से बनेगा? अभी से बनेगा। दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस प्लेज अ रोल। हम लोग इतने अटेम्प्ट्स करा चुके तो हम आपको अभी से बोल रहे कि ये करते चलो। अब आप एफएम में कैपिटल बजटिंग करते हो, एनपीवी निकाला आपने पूरा, हर बार 2-1 एडजस्टमेंट नए आते हैं उसमें, उसको समझ के पता चलता है कि हाउ टू अप्लाई ऑल दिस। वो अप्लाई करने की समरी बना लो ना मेरे भाई। तो अगर एक आपकी ऐसी कॉपी बन जाए और उस कॉपी में ना सेक्शंस बना लो, या आपको लगता है ज्यादा चैप्टर्स है तो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बना ली, तो आपने उसको ओपन किया, तो इमेजिन अगर आपने 30 पैराग्राफ्स लिखे सिंगल एंट्री के, कितने घंटे लगेंगे उसको रिवाइज करने में? अगर 30 पैराग्राफ्स आपने 30 क्वेश्चंस के लिखे हैं, और अगर उस क्वेश्चन अगर अलग से कॉपी नहीं बनती है, तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन लेफ्ट साइड वाले पेज से चालू करके जनरली राइट या अगले पेज पे खत्म होता है, तो मैंने हैबिट बना ली थी कि क्वेश्चन में लेफ्ट वाले पेज से चालू करूंगा ताकि मेरे को दोनों दिखे सामने जब मैं सॉल्व करूं। ये आया समझ में? अब मैं क्या करता था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था तो जो ऊपर मार्जिन रहता था ना, वहीं के वहीं लिख दो कि इसमें स्पेशल क्या था। तो वो आप जैसे ही क्वेश्चन खोलोगे तो ऊपर स्पेशल पॉइंट पढ़ोगे, योर क्वेश्चन इज डन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम हमारा एफर्ट रियल चीज पे लगा रहे हैं बजाय हमाली करने के बार बार। और ये अभी से बिल्डअप करोगे, सो बाय द टाइम यू लैंड अप इन फेब्रुअरी और मार्च, यू हैव समथिंग टू रिवाइज। ये समझना प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर बैटलिंग 16 डेज। और 16वें दिन में मैं इसलिए बता रहा हूं, 7वें और 8वें पेपर तक आते आते स्टैमिना जवाब दे जाता है। पहले 3 पेपर जोश में चलते हैं, क्या 2-3 दिन तक क्या ऊट पटांग जगना तो शादियों में भी कर लेते हैं अपन। 16 दिन तो यू हैव टू प्लान योर रिसोर्सेस, एनर्जी, एफर्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर टू पुट दैट असॉल्ट कि बस I am here as a professional. I am not here as another Ramesh, Suresh, Dinesh or Kamla, Mimla, Simla. No, I am here to stand. ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप अपने ध्यान में रखोगे, दिस विल हेल्प यू एक्सेल। करेक्ट? सो थॉट प्रोसेस इज क्लियर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस कि कैसे करे क्या करे? तो थ्योरीज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स में समरी वर्जन अभी से आप बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। और वो अभी तक नहीं किया हुआ है जैसे आपने, मत घबराओ, अब से चालू कर दो। अब जैसे क्वेश्चन आप सर जनरली क्या बोलते हैं, सुन लो घर पे करना। तो घर पे जब करते हो क्वेश्चन, तो करने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा उसको लिखने में उस समय, और आपने उस मोमेंट पे वो समरी छोड़ दी। अगली बार वो समरी लिखने के लिए फिर 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन समझने में। समझे आप? द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट लेटर इज हायर इन टर्म्स ऑफ द मिनट्स स्पेंट। इसलिए आप सारे दोस्त हैबिट बनाओ, अगर एक दूसरे के साथ क्वेश्चन कर भी रहे हो, बात कर भी, पूछ तूने लिखी समरी? लिखी तो बता, और नहीं लिखी तो यार तू भी लिख, मैं भी लिखता हूं। ये छोटा छोटा सपोर्ट जो तुम लोग एक दूसरे को दोगे ना, ये एक दूसरे को आगे लेके जाता है। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है, चलो लेट्स नाउ गिव अ स्टार्ट। सारी बातें कब समझा दी मैंने? और हाँ, वन मोर टू ऐड, इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बुकलेट और एमसीक्यू केसलेट्स की अलग से किताब निकाली है। आप लोगों के पास वो प्रिंट होके आई कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम, बट इंस्टीट्यूट के बीओएस पे अवेलेबल है। मैं आपको यहां से दिखा दूंगा, और दिखाने के बाद जरूरत पड़ी तो आप सबको मैं अवेलेबल, अच्छा ये सारे रिसोर्सेस मोबाइल ऐप में जो मैं आपका बैच बनाऊंगा उसमें सब अवेलेबल रहेंगे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट एग्जाम सॉल्यूशंस, MCQs, this book, so just and summary slides, everything will be available. So you are just supposed to be reading that. ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। स्कूल में हम लोगों ने 4 शब्द पढ़े थे, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो जनरली नहीं पढ़ते, बट पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स पढ़ते। फिर BCK में हमको स्ट्रैटेजी वर्ड पढ़ाया गया, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में फर्स्ट चैप्टर में, अगर याद हो तो। पुल, बियर, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजी, ये 4 शब्द पढ़ाए गए थे। तो लॉजिस्टिक्स इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में भी डिटेल है यहाँ पर।
बट स्ट्रैटेजी इज व्हाट? इट्स अ मिलिटरी ओरिजिन वर्ड. रणनीति, हमने उस दिन देखा था रणभूमि में नीति कैसे बनती है. लेकिन उससे पहले हम जो स्कूल में 4 शब्द यूज करते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स, वो क्या है? उसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन समझो आप. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करा तरुण सर के साथ? अभी नहीं करा. अच्छा. आप जब गुड्स बेचते हो किसी को और वो बोलता है मेरे को क्रेडिट दो, तो आप उसको क्रेडिट कितने दिन का देते हो? एक को अलग, दूसरे को अलग, है सबको जनरली सेम क्रेडिट होता है. तो वो क्रेडिट पॉलिसी होती है. क्रेडिट पॉलिसी होती है ना, कि मैं आपको इतने दिन का क्रेडिट दे रहा हूं. स्टॉक वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं जनरली? 2. फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट. डेप्रिसिएशन के WDV और SLM. सर होते तो बहुत सारे हैं, बट जनरली एक्सेप्टेबल ये 2 हैं. हम कौन सा मेथड सिलेक्ट करेंगे ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग रूल है या अकाउंटिंग पॉलिसी है? हाँ, इट्स पॉलिसी. तो हाउ डू यू डिफाइन पॉलिसी? ये तो एग्जांपल्स हैं. जो सबके लिए कॉमन रहे तो उसको पता है क्या बोलते हैं अपन? अगर वन वर्ड सेंटेंस चाहिए इंग्लिश का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स which decide how do we behave and act in a particular way. Guiding principles which decide how do we behave and act in a particular way. Relax, है सब है, सुनने का है सिर्फ. Guiding principles which decide how do we behave and act in a particular way. That is policy. How do I calculate depreciation? आपने वो पढ़ा क्या आशीष सर के साथ? WDV ब्लॉक ऑफ असेट पढ़ लिया क्या? सेक्शन 32. अच्छा, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो? चलो ये बता दो. SLM में तो बहुत सिंपल है. SLM में तो क्या है, एक अमाउंट को लिया और उसके अमाउंट लिया, सैल्वेज वैल्यू मान लेते 0 है, तो बस उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो. ठीक है. WDV में कैसा होता है? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आज का डेप्रिसिएशन वो लेस करेंगे, फिर अगले साल की वैल्यू बनती है. तो ये जो हमने करा है ये स्टेप्स हैं. ऑल द स्टेप्स कंबाइंड टुगेदर क्रिएट अ पॉलिसी. नहीं, यही कंफ्यूजन क्लियर करना है मेरे को. इसलिए पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स और मेथड, ये 5 वर्ड है जिनको हम 12th तक मिक्स कर देते हैं. चाय बनाना क्या है? पूरा चाय बनाने की प्रक्रिया को क्या कहोगे? प्रोसीजर. प्रोसीजर इज अ कंपाइलेशन ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स. यस और नो? मिर्ची डालनी है क्या? नहीं. रूल है, some do's and don'ts which you are supposed to do and not to do. Yes or no? अच्छा, स्टेप्स की सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते. सब कुछ मिलाकर गैस चालू ही नहीं करी तो कैसे चलेगा? पहले तो पानी गर्म करना पड़ेगा. तो पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स और मेथड जब आप इनको देखते हो तो इस चैप्टर में सबसे पहले वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या होता है. हम 4 बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. बिजनेस पॉलिसी मैनेजमेंट पहला, कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक लेवल्स कौन कौन से होते हैं, एंड SM का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है. तो बेसिकली जैसा अकाउंटेंसी पहले दिन चालू करोगे, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटेंसी किस तरीके से चलती है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, वो सब बातें जैसा होता है वो फर्स्ट चैप्टर रखा है उसमें. आइए जरा. The management of business has acquired a strategic dimension. जैसा मैंने कहा, strategic dimension मतलब हर जगह आज बदलाव इतना ज्यादा है कि आपको पढ़ना देखना पड़ता है. Business policy and strategic management are highly intertwined. Now welcome to these new words. Intertwined मतलब interconnected. The company without a strategy is willing to try anything. ये मिस्टर माइकल पोर्टर हैं, इनसे आपकी मेरी 2-3 बार मुलाकात होने वाली है पूरे कोर्स में. He is a Harvard professor and हार्वर्ड में अंदर जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और उसके बाद हार्वर्ड में जाने के बाद अगर आपको माइकल पोर्टर की क्लास का स्टूडेंट बनना है तो उसका एक अलग एग्जाम देना पड़ता है. जी सर, स्टूडेंट बनने के लिए उनका. और सबसे अच्छी बात, पोर्टर साहब अभी भी जिंदा है. नहीं तो हम सब स्कूल वाले बच्चों की आदत होती है, जिसका नाम छपा उसकी फोटो पे हार टंगा.
मैं मान रहा हूं ना आप लोगों ने, मैं इसलिए तो क्लियर कर रहा हूं अभी, इमेजिन मत करो, ही इज स्टिल अलाइव, किकिंग, डूइंग रियल गुड स्टफ। मतलब उस बंदे की लेवल क्या है मैं आपको बताता हूं। जनरली टेड टॉक सुना होगा कोई ना कोई, कितने मिनट मिलते हैं उसमें, 10 से 20 मिनट। टेड अलाउड हिम 1.5 आवर्स। टेड टेड का जो सिस्टम है टॉक देने का, वो बोलते हैं आप 15-20 मिनट में अपनी मैक्सिमम बात बोल सकते हो अगर आप बहुत महान व्यक्ति हो तो, नहीं तो जनरली 10 मिनट मिलते हैं। माइकल पोर्टर की टेड टॉक है 1.5 घंटे की। अब आप समझ गए किस लेवल पर है वो। फिर उसको अगर टेड भी मान्यता देता है कि भाई आप बोलो और अमृत छलक रहे आपके मुंह से, हम आपको सुनने को बेताब है, उसके फंडे पड़ा रहे आपको यहाँ पर। मतलब मैं आपको बोलूं ना, मुझे खुशी होती है कि मेरे 17-18 साल के बच्चों को मैं सब बता पा रहा हूं कि 24 साल के एमबीएस को मिलता है। सो हैव दैट थॉट प्रोसेस व्हाई दे आर टीचिंग यू ऑल दिस। Strategy is not the consequence of planning, but the opposite. It's the starting point. मेरे को क्या चाहिए उसके बेसिस पे सब कुछ होता है। जो चल रहा है, मैंने तो ये सोचा, अब तुम क्या सोच के बोध ग्रुप चालू किए थे और क्या हाल है वो तुम ही जानते हो। अरे सर मत पूछो। तो पॉलिसीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। मेरी डिस्काउंट पॉलिसी है, मेरी क्रेडिट पॉलिसी है, मेरी एक्सचेंज पॉलिसी है। कपड़े ले गए तो 7 दिन में एक्सचेंज करा सकते हो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। काफी बड़े स्टोर ऐसी पॉलिसी रखते हैं। स्ट्रैटेजीज आर सिचुएशनल डिसीजंस। पढ़ो जरा मेरे सामने ये, आई एम गिविंग यू अ मिनट, रीड थ्रू। ये आपको मेरे साथ में ही पढ़ाना पड़ेगा, तुम घर पे पढ़ते नहीं हो ये सब चीजें। रीड थ्रू इधर भी, और हो जाए तो लिखने का डन। ऑनलाइन वाले जब लिखेंगे डन तो मैं मानूंगा उन्होंने पढ़ा, और जिसने अभी के अभी लिख दिया मतलब वो बिना पढ़े बोल रहा है। डन। आप सब लोगों के लिए और अपन सीए वालों के लिए एक अकाउंटिंग एग्जाम्पल काफी हेल्प करता है। तो नीचे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया मैंने, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स का प्रैक्टिकल रेलेवेंस के साथ, ये और अच्छे समझ में आएगा। देखो डेप्रिसिएशन कौन सा सिस्टम यूज करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर कहलाएगा। मैं WDV से जा रहा हूं या SLM से जा रहा हूं, सो इट्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर। प्रोसीजर क्या होता है, एक तरीका करने का। तो देखो सेकंड में लिखता है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। सो कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड देन चार्जिंग इट टू द अकाउंट। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है या आउटसाइड द बुक्स होता है? मेरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज डन विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एंड दैट कैलकुलेशन इज यूज्ड फाइनली टू चार्ज डेप्रिसिएशन। Depreciation charging is done outside the books of accounts or within the books? इतनी बारीकी से लोड ही नहीं लिया अभी तक हमने, अगर याद हो तो। सर डेप्रिसिएशन लगाना है बस इतना बोलते हैं अपन लोग। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द अमाउंट फाइनली डिसाइडेड बाय दैट कैलकुलेशन इज बिकमिंग द बेसिस फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन इन
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर रूल्स, डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा हो सकता है क्या असेट की, तो ये रूल हो गया। तो रूल क्या करता है, आपको तरीके बताता है या बाउंड्रीज सेट करता है? हाँ, और उसके बाद स्टेप्स, इंडिविजुअल एक्टिविटीज विच यू विल डू, और स्टेप्स को आप आगे पीछे कर सकते हो क्या, और सारी स्टेप्स कंबाइन कर लूं तो क्या बन जाएगा, प्रोसीजर। और प्रोसीजर्स, एक ही प्रोसीजर से डेप्रिसिएशन लगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वो मेथड की कैटेगरी में चले जाते हैं। लास्ट में पढ़ो, सीक्वेंशियल स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव थ्रू अ पर्टिकुलर मेथड। तो ये आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स क्लियर अभी? हेलो, इधर ऑनलाइन? ग्रेट। मैनेजमेंट जनरल डेफिनेशन है, एक इनसे मिली अब आप, ये छोटे चाणक्य हैं, ये जहां जहां आपको बैठे मिल जाए इस पूरी किताब में, समझ लेना किसी महान आदमी ने कोई डेफिनेशन बोली है। इनको मैं इसलिए बिठा के लाया हूं साथ। थोड़ा थोड़ा असीम सर नजर आते हैं, ये चश्मा नीचे करके बोलते हुए, अबे ओ, हाँ मतलब वो असीम सर की एक आदत है, चश्मे से थोड़ा सा नीचे करके, हेलो, क्या बोल रहा है ये आदमी, कुछ समझ में ही नहीं आया, खुद ही बोल लेते वो। हा? अच्छा, वो खुद ही बोल देते हैं सर। वो काफी सारी जो बच्चों की फीलिंग्स है वो खुद ही बोलते जाते हैं। बच्चा बोलता बढ़िया चल रहा है, चलने तो मजा आ रहा है, ठीक है। इनसे जब भी आप मिलेंगे, मतलब आपको 11th क्लास की एक डेफिनेशन पढ़वानी हो तो ये बोल सकता हूँ, इट्स एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू मेक एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर एज डिजायर्ड। एक प्लीज नोट करके पैराग्राफ लिखा है मैंने, जरा प्लीज नोट आप भी पढ़ लें। Word management used here is in the context of the word management, that is board of directors, company, senior people, all of them combined together are called as management. सब बोलते हैं ना मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ऑडिट चालू करा असीम सर ने, की मैनेजमेंट पर्सनल करके एक वर्ड बोलेंगे, वो आपको आएगा, कंपनी लॉ में बोला होगा ना, हाँ, दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ये वर्ड बोला कि नहीं, ये कंपनी लॉ में आ गए होंगे, नहीं तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब जो लोग कंपनी के कर्ता धर्ता और कंपनी के लिए जिम्मेदार हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपनी इन अ प्रॉपर एंड अ लीगल वे। तो मैनेजमेंट दो चीजों से होता है, हम डे टू डे जो कर रहे हैं वो भी मैनेजमेंट है, और पूरी टीम को भी एक वर्ड दिया जाता है, मैनेजमेंट, करेक्ट, ओके। तो अब स्ट्रैटेजी की जब बात करते हैं तो ये बोलता है अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइंड टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ओवरऑल एम, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म ओवरऑल एम अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी लगती है। इसके अलग अलग नाम है, मास्टर प्लान, ग्रैंड डिजाइन, गेम प्लान, प्लान ऑफ एक्शन, पॉलिसी, प्रपोज एक्शन, स्कीम, ब्लूप्रिंट, अलग अलग नाम से आप बोल सकते हो इस चीज, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू अचीव समथिंग, दैट्स व्हाई। क्यों चाहिए? बिजनेस स्टेबल है या लगातार चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं। बिजनेस हैज टू रिस्पॉन्ड टू अ डायनामिक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली। आप लोग को जितने लोग आपके बिजनेस के मुहूर्त पर विश करने आते हैं वो सब वेल विशर्स होते हैं या कॉम्पिटिटर्स होते हैं? अगले दिन बोलते हैं हाँ इसने दुकान खोली है, इतने भाव में दे रहे, आप कल देख इसकी बैंड में बजाता हूं, हो गई। सो यू हैव टू हैंडल you have to handle a hostile environment. Please put down the phone rings. So बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अचीव थ्रू स्ट्रैटेजी। सो व्हाट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी? इट्स अ गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट। क्या बोला? इट्स अ गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव अ मार्केट पोजिशन। आपने कभी नाम सुना है रेमंड्स? फॉर्मल कपड़ों में रेमंड्स नाम आता है ना सबसे पहले। इफ आई वुड से मैं जब सीए बन जाऊंगा मैं मेरा पहला सूट खरीदूंगा, तो पहला नाम जो दिमाग में आता है फॉर्मल सूट्स के लिए वो कौन सा है? तो रेमंड्स याद आता है यार। द कंप्लीट मैन सिंस 1925,
अच्छा, रेमंड्स ने कभी ऐसा क्यों नहीं करा कि बाकी कपड़े भी बेचे? ये ध्यान दिया आपने कभी? एग्जैक्टली exactly. मतलब आपने ऐसा कभी नहीं सुना एडवर्टाइजमेंट, साड़ी में साड़ी, रेमंड साड़ी? आप रेमंड्स पे चले जाओगे और जीन्स खरीदने जाओगे ना, जीन्स मिलती है रेमंड्स पे, कैसी मिलेगी? वो कटी फटी प्लेन ब्लू जीन्स, मतलब वो दिख जाता है कि ये फॉर्मल जीन्स है, जीन्स के नाम पर सिर्फ जीन्स है, बाकी फॉर्मल जीन्स है। वो टेढ़ी मेढ़ी फटी हुई, सो कॉल्ड व्हाट यू से नाउ इट इज रग्ड, टैटर्ड, बॉयफ्रेंड जीन्स, और पता नहीं कौन कौन सी जीन्स आ गई आजकल तो। ये नए, मतलब कुल मिला के वो नए नए नाम दिए हुए हैं। रेमंड्स वो नहीं करता। सो रेमंड्स हैज थॉट दैट आई हैव अ मार्केट पोजीशन, लेट मी मेंटेन दैट, लेट मी मेंटेन दैट। सो मार्केट पोजीशन इज ऑफ रेमंड्स। अच्छा, वो मिले आपको, आई एम सॉरी, हाँ, मतलब हो सकता है आपके घर में भी हो कोई लोग ऐसे, या परिवार में, एमवे और टपरवेयर वाले लोग, टपरवेयर के डब्बे डब्बियां, कभी वो अंकल आंटी से, हो सकता है, आई एम सॉरी, हाँ, मतलब किसी का घर में भी हो सकते कोई ना कोई मेंबर्स, उनसे पाला पड़ा क्या आपका? एमवे वाले अंकल आंटी या टपरवेयर वाली आंटी? टपरवेयर में सिर्फ आंटी होती है। टपरवेयर हैज अ पॉलिसी दैट दे डोंट टेक मेन, इट्स ओनली विमेन। तो हम सोच रहे हैं अब लड़के इकट्ठा करके मोर्चा खोले, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ओनली फन? चोट हो चुकी है टपरवेयर में, हाँ? क्या हो गया होटल में? मुझे नहीं मालूम। I was not a part of that, so I am not into it. Sorry. अच्छा, ये अब स्विच ऑन स्विच ऑफ भूल जाओ। अपन बॉयज ट्रिप पे गए होते और कुछ ना कुछ ऐसा गलत होटल अपने एक दोस्त ने सिलेक्ट किया होता तो उसकी बैंड बजाते पर रहते तो वही ना। ठीक है, भूल जाओ, आगे निकलो। एमवे और टपरवेयर, आप कभी एमवे वाले अंकल आंटी से मिलोगे ना, उनका पैशन देखना टूथपेस्ट बेचने का। सर, ये जो पेस्ट है ना, ये अगर आप 4 मिलीग्राम भी लगा दोगे ना, तो इसमें इतनी ताकत है कि आपके दांत मस्त कर देगी सर। ओ, एक मिनट, सुबह उठ के नपती कौन करेगा? या आधे टाइम तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सुबह उठ के पेस्ट लगाई और तुम्हें अरे यार गिर गई यार। आधे टाइम तो ये होता है। अब वो कौन बता कि बेसिन में से कई बार निकाल के भी लगाई गई है? देखो, ये सब वो डर्टी डर्टी बातें जो कोई बताना नहीं चाहता। सर प्लीज, मतलब ऐसा नहीं, बट कौन गिनेगा सुबह 4 मिलीग्राम नाप के? अच्छा, उसके बाद वो जो टपरवेयर वाले अंकल आंटी थे, सर इस बोतल में पानी 15 दिन तक खराब नहीं होता है। भाई मैं कौन से रेगिस्तान में हूं जो मुझे 15 दिन पानी रखना है? सर ये सेकंड फ्लोर से भी गिर जाए। मैंने, बोतल है, बम थोड़ी ना जो फेंकना है भाई। मतलब आप क्या, एक दिन एक ने तो अति कर दी। सर टपरवेयर के डब्बों में अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। मैं बोला, ऐसा कौन सा घटिया अस्पताल है जहां उनके पास एपरेटस तक नहीं है? मैंने तो जहां तक देखा है दुनिया में आज तक हर जगह स्टेनलेस स्टील होती है, 100% एसएस होता है। तो इसे कौन से अस्पतालों की बात कर रहा है भाई? मतलब मैंने, भाई नशा कर पर इतना सस्ता नशा भी मत कर। कैसी कैसी बातें बोल रहा है। अच्छा, आप इनके एजेंट्स को देखना, यू वोंट बिलीव, किटी पार्टीज होती है टपरवेयर वालों की अभी कोविड के पहले तक तो, और वो सब महिलाएं इकट्ठी होती है वहां पे, इंदे विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति को जगाना टाइप की बातें करते हैं वो लोग वहां पे। और वो पीछे लग जाए तो छोड़ते नहीं है। मतलब उनको पता चला था हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे कनेक्टेड है, और आप सब लोग टिफिन यूज करते हो, तो मम्मी की पहचान की एक आंटी पहुंच गई मेरे पास। मैंने सुना आप नाटा अकेडमी पढ़ाते हो? मैंने, जी। बहुत बच्चे आते हैं? मैंने बोला जी, मेरे को आपके साथ काम करना है वहां पे। है?
आप एक दिन मुझे मौका दो ना, अपन चल के बच्चों को बोलते हैं कितने सारे बच्चे, कितने सारे टिफिन, कितनी सारी बॉटल बिकेगी, आपको भी मैं कमीशन दूंगी। मेरी इच्छा है मैंने ऐसा करूं आंटी को। स्लो क्लैप्स जो होता ना, तो मैंने मेरी मम्मी को बताया, मैंने क्या है ये, कौन है ये? अरे बोले बहुत जान खा रही थी, उनको पता चल गया तो पढ़ाता पढ़ाता है। मैंने, मैं आपको पता है, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यार। वहां जाके बोलेंगे, फिर पता चला बच्चे मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते भी सर वो डब्बे का ढक्कन बदलवा दो। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? वो आप पैसे दे रहे हो ना, उसमें गलत क्या है? आपने डब्बा खरीदा, सो यू हैव एवरी राइट एज अ कंज्यूमर टू से बॉस दिस इज नॉट वर्किंग, चेंज इट। तो मतलब मैं बीच बीच में मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते नीला वाला डब्बा बदल दे जरा, ऐसा होएगा? हाँ मतलब वो इट लिटरली गोज टू दैट लेवल। एक बात बताऊं, जैसे वो इंश्योरेंस एजेंट कैसे पीछे लग जाता है, टेली मार्केटिंग वाले पीछे लग जाते हैं, तो इट्स अ गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। आपका टपर, अच्छा इतने अच्छे प्रोडक्ट और एमवे और टपरवेयर के हैं तो नॉर्मल दुकानों पे क्यों नहीं मिलते? एज सिंपल इज दैट। सर बिजनेस मॉडल है सर, वो सबके कमीशन जुड़े हुए हैं, वो मल्टी लेवल और चेन मार्केटिंग से चलते हैं। So it's a game plan of the management to have a market position like Raymond's. It's the game plan of the management to conduct its operations like a Tupperware or Amway. It's the game plan of the management to attract and please customers. अब अट्रैक्ट एंड प्लीज कैसे करेंगे? आप किसी भी बिस्किट पैकेट और चिप्स पैकेट की बात करो तो सारा गेम किस चीज पर है? पैकेजिंग पर है। हाउ अट्रैक्टिव दे लुक। अ डार्क फैंटेसी इज पैक्ड वेरी नाइसली बिकॉज इट इज सेलिंग यू वन बिस्किट एट 6 rupees. Whereas the whole Parle G is coming at 5 rupees with 12 biscuits in it. So simple packing. And then they want to compete successfully. You are aware of what happened to Maggie. Maggie दुखी होके जब पीछे गई थी तो पलट के उतनी अच्छी आ गई है, अभी भी पीछे है, आगे निकल गई सर। दे हैंडल्ड द क्राइसिस वेरी वेल। आप लोगों ने फाउंडेशन में बीसीके में वो कैडबरी का केस पढ़ा होगा आपके मॉड्यूल में, तो छोड़ के वो जो केस था पूरा का पूरा, वो केस यही था कि हाउ डिड दे हैंडल द क्राइसिस एंड केम आउट। सो दैट वाज इट। वो स्वॉट वगैरह जो सब था, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा लिखा हुआ था। आई एम अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल राइटिंग टीम ऑफ बीसीके, तो वी रोट दैट, और वो वहां पे लिखा था। बट व्हाट वाज द लर्निंग इन दैट? टू आइडेंटिफाई, रिस्पेक्ट, अडॉप्ट, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस द सर्कमस्टेंसेस। कि किस तरह से आप अपने आप को परिस्थितियों से बदलकर वहां लेकर आते हो, इन चीजों को आगे लेके जाते हो। तो अगर मैं अब आपको बोलूं व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, सो स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू डू एमसीए एंड सीए। ध्यान से देखो उधर, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू डू एमसीए एंड सीए। ये रहा एमसीए सीए, एमसीए सीए लिखा क्या? अब ऐसे थोड़े बहुत निमोनिक्स, करीबन टोटल पूरे 8 चैप्टर्स में मैं आपको 15 या 20 निमोनिक्स याद कराऊंगा, जिससे आपको डेफिनेशन के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कैच हो जाए। गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, मार्केट पोजीशन, अचीव एंड अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स, कॉम्पीट सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 चीजें होती हैं, तो ये कहलाता है स्ट्रैटेजी का बेसिक डेफिनेशन। और फिर अब आगे आते हैं, सो इट्स अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड। एक मिनट, ये कौन आए देखिए, इनसे मिलिए आप। ऐसा मत बोलो यार, ये मर गया होगा। पहले बेचारा दुनिया बहुत परेशान है अभी कोविड से, सबके अपने वाले बहुत सारे के चले गए, ऐसा मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता। ये थोड़े से ग्रीन मार्क्ड पोर्शंस को ध्यान दो। बिटिया रानी प्लीज स्विच ऑफ द फोन। A unified, comprehensive and integrated plan designed to ensure that the objective of enterprises are achieved. अब आप समझ, पहली बार में लाइन में समझ में नहीं आता क्या बोल गए ये लोग। महान महान लोगों की डेफिनेशंस होती हैं। यूनिफाइड,
इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड मतलब सब चीजों को साथ लेके, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड, which achieves assure that the basic objective of the enterprises are achieved. हम कुछ एक नए शब्द सीखने वाले हैं, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, तो आपको उनको पढ़ने के बाद इनको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको. फिर अगली वाली डेफिनेशन क्या है? इट इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. इंजीनियरिंग का नक्शा देखा है कभी कोई मकान का? वो नक्शा जब बन के आता है आपके सामने तो ब्लू कलर से प्रिंटेड होता, कभी ध्यान दिया? ब्लू प्रिंट. वैसा प्लॉट दिखाते और बोलते हैं यहाँ पे कमरा रहेगा, यहाँ पे बालकनी होगी, यहाँ पे रूम रहेगा, ऐसा. तो ब्लूप्रिंट मतलब आपको पेपर पे दिखाना चाहते हैं बनने पर कैसा. तो ऐसे ही ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि मैं कौन सी कंपनी बनाना चाहता हूं. नक्शा नहीं देखा? वो नहीं है ठाकुर साहब, नक्शा नहीं देखे कोई सा भी? कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. उस दिन फर्स्ट लेक्चर में आपको बाहुबली का हम वीडियो क्लिप दिखाए थे, वो देखे थे ठाकुर साहब? वो देखे थे. वो सीधा लड़ाई लड़ने चले गए, जय महिष्मती बोल के पहला प्लानिंग किए. प्लानिंग करे कि हम ऐसा करेंगे, हम त्रिशूल व्यू बनाएंगे. वो ब्लूप्रिंट होता है. अब पढ़िए सेकंड पैराग्राफ इस पेज पे जो आया है सामने, क्या कहता है वो? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन इन डेस्टिनेशन, व्हाट इट वांट्स टू बी, what it wants to do and where it wants to go. क्या करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है और कैसे अचीव करना चाहता है उस चीज को. तो इट्स अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या हवा में चलती है? मतलब प्रभु आए, प्रभु ने दर्शन दिए, मैंने चटनी खाई, कृपा बरस गई और हम सक्सेसफुल हो गए. ये सोच समझ के बनती है. तो अब नीचे लाइन पढ़ो. कॉन्शियसली कंसिडर्ड, फ्लेक्सिबली डिजाइन. क्या कहा? Flexibly designed scheme of corporate intent and action. Consciously considered, flexibly designed scheme of corporate intent and action to achieve effectiveness. बचपन में तुमने पेंसिल खरीदी होगी, नटराज और अप्सरा. नटराज पेंसिल खूब चलती है. नटराज पेंसिल वाला इतना स्मार्ट है, उस ऐड भी नहीं करता है, फिर भी बिकती है. क्योंकि उसको मालूम है ऐड करने से ज्यादा उसको ये चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना दे. जब आप साल भर की स्टेशनरी खरीदने जाते हो मम्मा पापा के साथ, साल में एक बार स्कूल खुलते हैं जब, तो वो क्या बोलता है? भैया इसके अंदर रबर भी है, शार्पनर भी है और स्केल भी है. तो मम्मी पापा 5 पैकेट खरीदते सीधे. एक ही बार में 50 यूनिट्स सोल्ड. देखी तुमने ऐड देखी कभी नटराज की? बहुत ज्यादा ऐड देखी कभी? एक आधी बार देखी होगी बस. दे डोंट डू मच ऑफ एडवर्टाइजमेंट. उनको पता है कि सेल कहां से होनी है. क्या मतलब है एमटीवी पर ऐड चलाकर, इंस्टाग्राम पर ऐड चलाकर, जब पता है पेंसिल वाले बच्चों में कंज्यूमर है बच्चा और कस्टमर है मम्मी पापा, और मम्मी पापा वैल्यू ड्रिवन होते हैं. जब घर में बच्चे 2 हों और साल भर की स्टेशनरी खरीदो तो वैल्यू ड्रिवन होगा. मिडिल क्लास फैमिली होती ही होती है. तो वो देखते हैं रबर भी मिल गया, शार्पनर भी मिल गया, इस बहाने कम रबर शार्पनर खरीदने पड़ेंगे. यही तो है. तो उनको मालूम है कि कैसे जाना है हमको आगे. सो टू अचीव इफेक्टिवनेस दे नो हाउ टू बी इफेक्टिव. आज बालाजी कैसे आया चिप्स में आगे? उसने सिंपल से एक काम करा है, बस क्वांटिटी बढ़ा दी. बालाजी आप देख लेना, वो कलर कॉम्बिनेशन भी लेस का ही कॉपी करता है. उसका क्रीम एंड अनियन अगर ग्रीन कलर का तो इसका भी क्रीम अनियन ग्रीन कलर का आएगा. उसका सादा चिप्स येलो का तो इसका भी सादा चिप्स येलो का है. बस फर्क इतना है कि वो 10 रुपए में जितनी चिप्स देता है ये इससे तो हम खा लेते हैं. आपको धंधे का पल्स तो देखना पड़ेगा, धंधा चलता किस पॉइंट से है. कॉन्शियसली कंसिडर्ड, फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू अचीव इफेक्टिवनेस. फर्स्ट, मोबिलाइज रिसोर्सेस. टाटा ग्रुप के बारे में बीसीके में पढ़ा था. टाटा ग्रुप ने साक्षी करके एक जगह है, वहां मीठापुर है एक एरिया, वहां पे टाटा केमिकल्स फैक्ट्री है. और टाटा केमिकल्स फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड है. तो टाटा का नमक आप खाते हो ना, वो समुद्र को सुखा के, समुद्र पानी सुखा के नहीं बनता है.
वो बाय प्रोडक्ट है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ लिया क्या असीम सर के साथ? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सब्सटेंस ओवर फॉर्म को याद करते हुए ये बताया गया कि नहीं कि अगर बाय प्रोडक्ट अपने आप में सेलेबल कंडीशन में है तो उसको एनआरवी पे नहीं सेपरेट इन्वेंट्री आइटम के तौर पे वैल्यू करना है। बताया ना? ठीक उसी तरीके से वो भी होता है सोयाबीन में डी ऑयल्ड केक, डीओसी। आजकल डी ऑयल्ड केक जो होता है सोयाबीन को प्रेस करके जो ऑयल निकाल लिया आपने, उसके बाद जो सोयाबीन होता है क्रश्ड सोयाबीन जिसको डीओसी बोलते हैं, डी ऑयल्ड केक, वो ज्यादा कमा के देता है आजकल। उसमें से निकलता है प्रोटीन और एक केमिकल मतलब एक वो निकलता है कंपाउंड कॉल्ड आइटम कॉल्ड लेसिथिन। क्या निकलता है? दैट इज द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी चॉकलेट एंड द बिगेस्ट बायर्स ऑफ लेसिथिन आर नेस्ले एंड कैडबरी। वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड वेलकम टू मैनेजमेंट बच्चों। जो दिखता है और जो होता है बस सीखते चलो। अब आप समझो सोयाबीन निकाला, क्रश किया, ऑयल मिला, वो तो यूज कर ही लिया, वो डीओसी, उसमें से प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद उस डीओसी के बाद वो जो खली होती है वो गाय का चारा बनती है। एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड। आदित्य बिरला ग्रुप नागदा, चिमनी में से जो धुआं निकलता है, ऐश जिसको बोलते हैं ना, राख, राख, उस राख से ईंटें बनती हैं आजकल। ये तो आपने सुने होगा, आजकल आपने देखा लाल की जगह ग्रे कलर की ईंटें होती हैं, वो ऐश ब्रिक्स होती हैं। क्या होती है बेटा? वो ऐश ब्रिक्स। और वो ऐश ब्रिक्स स्ट्रेंथ में ज्यादा है, वजन में कम है। नहीं बनती बेटा। सी आई एम, आप बिंदास चीजों को पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूं तो आप चेक भी करना। ऐश ब्रिक्स क्यों बता रहा हूं पता है मैं आपको? अगेन इट्स, ये तो राख है, इट्स अ वेस्ट। नाउ टुडे नागदा में आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे पहली फैक्ट्री नागदा में लगी थी। आज भी नागदा अपने उज्जैन के पास में, वहां पर आज भी उनकी फैक्ट्री है। और जो आपके मेरे कपड़ों में आजकल एक चीज आपने देखी होगी, हमारे कपड़े आजकल जो कॉटन के कपड़े उनमें सल ज्यादा नहीं पड़ते। ये ध्यान दिया आपने? सॉफ्टनेस है एक अलग तरह की, वो कड़कपन नहीं है जैसे कलफ लगे कपड़ों में होता है। वो सब विस्कोस फाइबर की देन है जो वो लोग बनाते हैं। वो देखा आप लोगों ने, क्या कहते हैं, वेट वाइप्स, वो टिश्यू, वो वेट वाला टिश्यू जो आप लोग मॉइस्चराइजर के तौर पर ऐसा है, वो मैं याद दिलाता हूं, तुम बच्चियां, तुम लोग जब वो मेकअप की लेयर्स हटाना चाहती हो या क्या कुछ ऐसा करना चाहती हो, जब सच्चाई दिखना चालू होती है, हाँ यार, तो वो सॉफ्ट मटेरियल होता है ना, तो वो विस्कोस मटेरियल होता है। उस विस्कोस से वो बनाते, तो उस प्रोसेस से जो राख निकलती है, उस राख से वो ईंटें बनाते हैं। अब आप उसका लॉजिक पकड़ना, वो ईंटों का लॉजिक ये आता है, स्ट्रेंथ में ज्यादा, वजन में कम। इसका मतलब उस चक्कर में आपको जो कंक्रीट की लेयर बिछानी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पर, उसको भी पतला कर सकते हो आप। और जब आप उसको पतला करते हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आती है। नहीं आया समझ में? कॉस्टिंग वाले बच्चों को इतना तो आना चाहिए, आप समझ। अभी आप जब समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जरा जरा से इंपैक्ट कितना बड़ा चीज लेके जाते हैं। तो इट्स अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू मोबिलाइज द रिसोर्सेस विद डायरेक्ट द एफर्ट एंड बिहेवियर। मैंने कैडबरी का जो केस बताया आपको, अभी कैडबरी की खासियत क्या हो गई है? इस कैडबरी ओनली सेलिंग यू अ चॉकलेट और इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर यू नाउ। हर जगह कैडबरी है, 2 रुपए के लड्डू से लेकर 250 रुपए की सिल्क बबल तक, अलॉन्ग विद अ पॉप हार्ट। वैलेंटाइंस डे पे साला गिफ्ट वालों को भी मार दिया उसने। गिफ्ट हाउसेस खत्म हो गए, क्यों? चॉकलेट के अंदर ही दिल दे दिया। आप इंपैक्ट समझो उसका कितना होगा। If I was supposed to go and give a chocolate to someone and along with that I would be buying a gift,
Now the chocolate has got a pop heart. So it's indirectly affecting everywhere, na? मिठाई वाला are already परेशान from the Cadbury. अब आपको मिठाई वाले भी बदलते हुए नजर आने लग गए. आजकल मिठाइयां बाइट साइज में सेपरेट इंडिविजुअल पैकिंग में आती हैं. मेवा बाइट्स, स्मॉल पैक्स, सब क्यों हो रहा है? यही तो प्रॉम्प्ट होता है एक दूसरे को. मैं और बेटर कर रहा हूं, तू और बेटर कर. ऐसे ही होता है. सो टू डायरेक्ट द एफर्ट एंड बिहेवियर, टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स. वोडाफोन इंडिया दोनों बर्बाद है अभी तो. जियो उनको जीने नहीं दे रहा. रही से कसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई ने बैंड बजा रखी है. ट्राई का इशू पता है आपको टेलीकॉम कंपनी के साथ? ओके, आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लिया क्या? यस 9 सेकेंड ग्रुप में है. एक मिनट, मैं आपको एक इम्पैक्ट समझाता हूं, आप देख लेना. मतलब आपको मेरे ख्याल से शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज. हाँ, मतलब आप पढ़ो एसएम रहे हो, लेकिन मैं सब चीजें टेस्ट करूंगा. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं तो आप बोलो तो मैं सीधे सीधे रटी रटा इंग्लिश भी. निमोनिक्स से भी रटा रटा के खत्म कर सकता हूं. वही चलना है, ऐसे ही चलना है. ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू. सरकार का कहना था कि जितना रेवेन्यू आप जनरेट करोगे टेलीकॉम से, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमको चार्जेस देने हैं आप. बिकॉज पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है जिसपे आपकी मेरी मोबाइल फोन्स चलती हैं, जो वेव्स, हेलो, मोबाइल फोन में कोई तार नहीं होता, रेडियो वेव्स होती हैं. ये वेव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है. और आपको जब सेलफोन चलाना है, लाइसेंस लेते हो, तो उन वेव्स को खरीदना पड़ता है. यूजिंग एन, और ये बेसिकली मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ द आर्मी होती है. आर्मी पहले सिविल यूज के लिए रिलीज करती है और फिर उसको गवर्नमेंट बेचती है, क्योंकि आर्मी कम्युनिकेशंस सेंसिटिव होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं. तो जब आपने लिया तो उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू का एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको देना होगा. ये सारी कंपनियां दे रही थी. ट्राई ने आपत्ति उठाई कि आपने रेवेन्यू में क्या क्या शामिल करा है. बोले हमने ये शामिल करा, जो टॉक टाइम बेचा है हमने, ये सब जो डेटा बेचा है. बोले इसके अंदर ये अदर सर्विसेज जो बेची हैं, गाना डाउनलोड से लेके बाकी सारी चीजें, ये क्यों नहीं जोड़ा आपने? मतलब पहले मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ, मेरे को आपको पहले 3% कमीशन देना था मेरी टोटल सेल पे. तो अब सवाल ये उठेगा ना, टोटल सेल में क्या क्या शामिल किया है? मैंने माल बेचा 5,000 का और आपको दिखाया 3,000, तो 3,000 का 3% दिया मैंने आपको, तो 900, 90 हुआ ना यार, 90 हुआ. तो 90 पर अगर मैं 5,000 दिखाता तो 150 होता. यो समझ में आयो कि नहीं आयो रे बाबा? तो ट्राई ने उठा के कैलकुलेशन करी कि आपने ये अदर सर्विसेज तो जोड़ी ही नहीं थी, तो इस पे भी हमको चाहिए. और ट्राई का ये कैलकुलेशन कब आया पता है? 2017 में. 2017 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब जियो आ गया था. और 2016 तक, मतलब, और वो कैलकुलेशन कब से करी है? 2004-5 से. सो 11 साल के पूरे टर्नओवर्स के ऊपर एक टर्नओवर का एडिशनल अमाउंट, और उसका इतना परसेंट निकल कर रिकवरी निकल के आ गई गवर्नमेंट की. वो बहुत फेमस नाम से चल रहा है अभी कॉर्पोरेट में, एजीआर ड्यूज, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. अब आप अकाउंटिंग के सेंस में समझो, आई डोंट नो, प्रायर पीरियड आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और एक्सेप्शनल आइटम्स वाला एस हुआ क्या? अरे ये सब सेकंड ग्रुप में बैठा के रखा है इन्होंने. अब एक बात बताओ, पुराने सालों में गवर्नमेंट की रिकवरी आ जाए तो तुम्हारी अभी तक की रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट की बैंड बच जाएगी. अब ये आया कब, ये समझना. टाइमिंग 2017 में. तब बैटल क्या चल रहा था? जियो ने जो डेटा, अब 1 GB डेटा इस देश में 250 रुपए एक मंथ में बेचा जा रहा था, और उसको उठा के 1.5 GB पर डे पे ले आया 200 रुपए में. वो मतलब मेरी दुकान से बहुत बहुत सिंपल सोचो, मेरी दुकान से जो चीज बिकती थी 1 महीने की वैलिडिटी पर 250 रुपए की,
I am Airtel, I am Idea, I am Vodafone. Now the same product I have to sell 45 GBs for 200 rupees. एक महीने का 45 GB बेचना है, 1.5 GB पर डे और 200 रुपीज. समझ में आ रहा है? ये 45 GB अगर पहले वाले रेट से बेचा होता मैंने तो मेरे को 11,250 रुपए मिलते, और आज कितने मिलेंगे? 11,050 रुपए पर यूजर का नुकसान. तो एक तरफ में ये लड़ाई लड़ रहा हूं, 4G खरीदा मैंने, और ये सब रेवेन्यू कौन सा वाला एडजस्ट करा है? 2G और 3G वाला. तो आप कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन सोच लो. अब अगर आपको थोड़ा भी सेंस हो तो आप उठा के देख लेना, आइडिया वोडाफोन दोनों इतने लहूलुहान थे कि दोनों ने देख लिया था कि तू भी नहीं बच रहा है, अपन इकट्ठे हो लेते. They merged. They merged. And when they merged, they were able to save each other. Save on what? आइडिया वोडाफोन ने ब्रांड अलग अलग रखा है कि नहीं रखा है अभी तक? अब वीआई पे आ गए वो लोग, ठीक है. उन्होंने पीछे का जो कस्टमर केयर सेंटर्स थे अलग अलग, वो चालू है या कम बंद हो गए कुछ? एक सर पीछे से कस्टमर केयर सेंटर्स 2 के 1 कर दिए हैं, कॉल सेंटर 1 कर दिया है. तो एक्सपेंडिचर्स आपका पीएनएल हल्का हुआ, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ती हुई दिखेगी आपको. नंबर ऑफ यूजर्स उतना ही है मान लेता हूं, पीएनएल को हल्का करता जा रहा हूं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. यस और नो? Consciously considered, flexibly designed scheme of corporate intent and action to handle events and problems. इस लेवल पे पढ़ाना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले. अब आप देख लो, आपको 4 आंसर टैली करने से कुछ नहीं होता है. ये थॉट प्रोसेस का गेम है पूरा. एंड देन टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज. वो छोटी सी कैंडी खाई है कभी, पल्स? वो पल्स क्या करती है? आखिरी में मिर्ची लगा देती है आपको. देखा है आपने? वो आखिरी में नमक मिर्ची रहती है उसमें, बिल्कुल वो बचपन में पुराने जमाने में जैसे वो जाम के ऊपर मसाला डाल के वैसा वाला फील देती है वो आखिरी में. इट्स 125 करोड़ ब्रांड. डू यू नो दैट? 1-1 रुपए की पल्स कैंडी. दे वेंट टू 100 करोड़ इन 2 years. वो बिना कोई ऐड के गए थे पहले. अब आती है पल्स की ऐड, ठीक है. अब सस्टेन करना है. कैसे करा था पता है? सारे कॉलेजेस में गए थे बड़े बड़े, और वहां टेस्ट करवाई, और 7 मिनट रुके, क्योंकि 5-7 मिनट लगते हैं उसको खत्म होने में. खत्म होने के बाद मजा आता है, पहले मजा नहीं आता है पल्स में. एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट टू, मतलब वो वाया वर्ड ऑफ माउथ. अच्छा, पल्स एक ऐसी चीज है जब आप पहली बार खाओगे ना तो आपको मजा आता है यार, दूसरे को भी ट्राई कराएंगे अपन. इट्स अ बिट ऑफ, क्या बोलते हैं ना वो, प्रैंक. छोटा सा हार्मलेस प्रैंक है वो, कि मैंने तेरे को टॉफी खिलाई, वो टॉफी के बाद आखिरी में तेरे को मिर्ची लगेगी. तो इट वेंट एवरीवेयर एंड दैट्स हाउ दे वर्कड. 125 करोड़ का ब्रांड है, और ऐसा टैबलेट लेके घूमते थे और लोगों के फीडबैक लेते जाते थे, कैसा लगे, गेम खेल रहे हैं, छोटा छोटा गेम. कॉलेजेस में बहुत सारे फेस्ट में गए वो लोग. अब क्या वर्ड ऑफ माउथ आ गया, आपने खाई, आपने बोला 10 दे दो 1-1 रुपए की, तो आपने 10 ले ली, उसने भी 5 ले ली, आपने घर जाके खिला दी, दोस्तों को खिला दी. एंड दैट्स हाउ इट वर्कड. एंड देन वंस दे बिकेम अ गुड पोजीशन, देन दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस. ऐसे करते हैं. तो वापस से अब एक डेफिनेशन को अगर याद करना हो तो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी एक ऐसा सीसी और एफडी है. मेरे सर्कल्ड पोर्शन पे ध्यान देना. स्ट्रैटेजी एक ऐसा सीसी और एफडी है जिसका अगर ध्यान नहीं रखा तो AMDHPM दिख रहा है कुछ ऐसा? अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर ही पिट के मरेगा. अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर ही पिटकर मरेगा. एक मिनट, थोड़ा जूम इन करूं. अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर ही पिट के मरेगा.
कॉन्शियसली कंसिडर्ड, फ्लेक्सिबल, ऐसा सीसी और एफडी है कॉर्पोरेट लेवल का जिसका ध्यान नहीं रखा तो ये सिर्फ राइमिंगली अपने को याद रखना है, एग्जाम में कहीं काम नहीं आने वाला, सिर्फ AMDHPM अपने को याद रहेगा वो। बट मैंने आपको सबको इंडिविजुअली भी समझाया। to achieve effectiveness, handle events and problem, perceive and utilize opportunities, handle, direct the effort and behavior and meet challenges and threats for corporate survival and success. Tell me one thing, a good strategy can substitute day-to-day management? मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी डे टू डे वर्किंग और ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को रिप्लेस कर सकती है क्या? पॉलिसी रिप्लेस कर सकती है क्या? सोच के बताओ। आज हमारी पॉलिसी है कि हम बच्चों से 2 इंस्टॉलमेंट में फीस लेते हैं, तो वो पॉलिसी क्या मेरे डे टू डे मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करेगी या रिप्लेस करेगी? मेरा डे टू डे मैनेजमेंट क्या है? मेरे क्लास में और सर के क्लास में आने से पहले सिस्टम चालू चाहिए, जूम पे लिंक जाना चाहिए, पंखा रेडी होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, सब प्रोजेक्टर बराबर चलना चाहिए, ये डे टू डे मैनेजमेंट है। तो क्या अच्छी स्ट्रैटेजी डे टू डे मैनेजमेंट को रिप्लेस करेगी? ये अच्छी स्ट्रैटेजी डे टू डे मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव होगी। हाँ बेटा, सर उसके थ्रू अचीव होगी, यस और नो? So that's the point which they wanted to ask and they asked in an exam, one of your attempts. Sound strategy is a substitute for alert and responsible management. Comment. Exam का question है. A sound strategy is a substitute to alert and responsible management. Whether the statement is correct or incorrect. Sir, बताओ बताओ बताओ। अब इसको समझना पड़ता है। अच्छी स्ट्रैटेजी क्या डे टू डे अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट को रिप्लेस कर देगी? सर उसके थ्रू ही। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो, ये वाला आज की आखिरी चीज, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है ब्लू कलर, पढ़ो। हाँ बेटा, डे टू डे अच्छा मैनेजमेंट, हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलने वाले लोग। जैसे एक साउंड और अलर्ट मैनेजमेंट का छोटा सा माइक्रो एग्जांपल देता हूं। हम बच्चे कल पिकनिक गए थे 2 दिन। हम लोगों को टेंशन ये जरूर रहता था कि सारे बच्चे बैठ गए कि नहीं बैठ गए। ये क्या है? छोटा सा अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है ना, कि इनके बिठाओ, कि इनके उतारो, कि इनके चढ़ाओ, इन ट्रांजिट इधर उधर टपक नहीं जाए एक तो। ये छोटा अलर्टनेस है ना, इसको आप ऑडिटिंग की भाषा में कंट्रोल्स बोलते हो। यस मैम, ऑडिट में भी पढ़ोगे कंट्रोल्स। ये अलर्टनेस है ना, कि कुछ भी गलत हो तो फट से एरर मैसेज आना चाहिए, ये वो चीज आया। अब इसी से रिलेटेड एक बात बताओ, आपने त्रिशूल व्यू उस दिन देखा था? तो त्रिशूल व्यू में क्या था? भल्लाल देव और बाहुबली ने डिसाइड कर लिया था हम ये करेंगे, बट सिर्फ त्रिशूल व्यू डिसाइड करने से हो गया या ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना था? कटप्पा ने अपना रोल निभाया, ढाल और भाले से बाकायदा पूरी दीवार बनाई और एक पहर तक रोके रखा और मौका देख के वो दोनों निकले दोनों तरफ से। तो ये क्या था? ये तो साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ही तो था, जिसने स्ट्रैटेजी को अचीव करवाया, इंप्लीमेंट करवाया। तो कभी भी आपको कोई ये बोल दे कि बहुत अच्छा सोचने भर से काम हो जाएगा, बोले ऐसे तो फिर मैं इलॉन मस्क को बीट कर चुका हूं कई बार बातों बातों। ये एक दुनिया की और जिंदगी की कड़वी सच्चाई है कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है, एक तो समस्या क्या साला, शरीर की स्पीड और इसकी स्पीड डिस्प्रपोर्शनेट है। ये जितनी स्पीड से सोचता है साला, उसका 20% स्पीड से भी हमारा बाकी शरीर साथ दे दे। सर ऑल इंडिया रैंक आ जाए सर,
होता नहीं है ना। आया समझ में आया? चलो तो आज हम यहां की बात कर लेते कंप्लीट। हर स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है? कभी भी कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी बन सकती है? अगर कोई आपको ये बोले मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलना भाई तू थक गया है, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। आपने जहां सोचा लोग उससे आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल डिस्कशंस करने वाले अगले लेक्चर में। जैसे रियल पर्सनल नॉमिनल और डेबिट क्रेडिट होता है ना, वैसे एसएम का रियल पर्सनल नॉमिनल डेबिट क्रेडिट है अगले लेक्चर में। इट वुड बी फन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, थैंक यू।